वोटों की गिनती हो रही है तो हम देख रहे हैं कि वो जो एग्जिट पोल है वो कितने हकीकत के पास थे। भले ही देश के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वो उस एग्जिट पोल को नकारते रहे कि साहब ये तो उल्टा है, 200 सीट से ज़्यादा बीजेपी की नहीं आएंगी, सरकार तो हमारी बन रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि भारत का धुर विरोधी जो चीन है, उसका जो ग्लोबल टाइम मुखपत्र है, वो लिखता है कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें जो दिखाया गया है, हमें भी ये लगता है हमारे सर्वे के अनुसार कि मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सोचिए, चीन पहले से ही आकलन लगा के बैठा था, क्योंकि दिखाई सबको दे रहा है भाई, विपक्षी पार्टियों में कोई एकता नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई विजन नहीं है। और इसलिए योगेंद्र यादव को सुनिए, अब उससे बड़ी बात क्या होगी। योगेंद्र यादव अब खुलकर बोल रहे हैं कि भाई हमने जो अपनी भावना थी वो अलग थी, सर्वे जो अलग था। भावना ये थी कि हम देख रहे थे मोदी ही आ रहे हैं, मोदी की बड़ी लहर थी। सर्वे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं ये पूरे धूर्त और नालायक हैं। अब उन्होंने कह दिया, पिछली बार भी चुनाव में उन्होंने कहा था हमने तो भाई फील्डिंग की थी, ये बैटिंग ठीक से नहीं कर पाए। तो चीन भी ये मानता है कि भाई मोदी तो मजबूत नेता है, और अब इसीलिए चीन की तरफ से अब इस तरह के बयान आने लगे हैं कि लगने लगा है कि चीन भी मोदी के तीसरी बार फिर से पीएम बनने से घबरा रहा है। एक तरफ बॉर्डर एरिया में, लद्दाख में चीन ने अपनी सेना को बढ़ाया है, उसका एक कारण है गर्मी है, बर्फ पिघल गई, सर्दियों में अपनी अपनी सेनाएं पीछे की गई थी। यूं तो वो साधारण बात है, लेकिन वैसे असाधारण बात है, क्योंकि बॉर्डर पर कभी भी इस तरह का सैनिकों का जमावड़ा नहीं हुआ। तो ये बौखलाहट है, उसको लगता है मोदी जी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, कहीं अक्साई चीन और लद्दाख पे सेना हमला ना कर दे। और मोदी जी ये जो अपना हमारा दबाया हुआ भूभाग है 1962 का, क्योंकि चुनाव में ये विपक्षी दलों ने खूब उकसाया है, भारत की जमीन कब्जा दी, चीन अंदर घुस गया, बोलो मोदी जी जवाब दो, और उसके सबूत मांगे जाने लगे। तो चीन को लग रहा होगा कि यार ये मेरे ही लोग, मतलब भाई उसी का फेवर करने वाले लोग अब मोदी को उकसा रहे हैं, तो मोदी है, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। ऐसा ना हो कि उधर शपथ ग्रहण हो और इधर भारत की सेना चढ़ाई कर दे, लाओ भाई हमारी ज़मीन हमें वापस चाहिए, पीओके पे चढ़ाई कर दे। दोनों देश डरे हुए हैं, पाकिस्तान भी और चीन भी। तो चीन के, आपको बता दूं, बीजिंग के सिंघुआ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रणनीति संस्थान के जो पीएचडी विभाग में डायरेक्टर हैं, अनुसंधान विभाग में, उनका नाम है कियान फेंग। वो कियान फेंग क्या कहते हैं? वो कहते हैं अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत मोदी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। ये घोषणा कौन कर रहा है? चीन के अर्थशास्त्री कर रहे हैं। अब आप समझ लें कि जो लोग भारत में बैठे हैं और वो कहते हैं मोदी ने किया क्या है, ये किया है मोदी ने कि अब चीन भी मान रहा है कि भारत अगले 10 साल के अंदर अंदर चीन और अमेरिका की बराबरी करने वाला है। तो वहां के अर्थशास्त्री कह रहे हैं। इसके बाद वो आपको बता दूं कि अमेरिका की जो पत्रिका है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भाई चीन में जो अमेरिका की पत्रिका है वो इंटरव्यू कर रही थी, और उन्होंने कहा था कि भाई आपका जो भी ये तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी जी आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, जो चीन से रिश्ते हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं। मोदी जी ने उस अमेरिका की पत्रिका को कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि जो चीन और भारत के विवाद हैं ये हल होना चाहिए। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, -40 डिग्री तक टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है, दोनों को प्रॉब्लम है और ये हल होना चाहिए। विवाद कभी भी किसी पड़ोस में ठीक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बार बार चीन के सैनिक घुसपैठ करते हैं, वहां अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं, वहां गांव बसाने के बाद वो ये कहते हैं साहब ये तो हमारा क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र को अपना बताने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए विवादों को हल हो तो आगे की बात सोची जाए। मोदी हैं जिनके चलते चीन को अरबों रुपए का झटका लगा है। मोदी सरकार के चलते जिस तरह से दीपावली पर इलेक्ट्रॉनिक लड़ियां और खिलौने और बाकी के सामान उसको इंपोर्ट में कमी आई है, वहीं भारत के जो लघु उद्योग खड़े हुए हैं, एमएसएमई सेक्टर को जो खड़ा किया गया है, यही तो चीन करता था कि यहां सस्ता ब्याज दे दे, पहले फोन पे लोन ले लो, आप ऐप से लोन दे रहा था, ये भारत में बैन कर दिया कि भाई ये नहीं चलेगा।
आप यहाँ 10%, 15% पर ब्याज पर यहाँ हमारे लोगों को पैसा दो, और वो लोग आत्महत्या कर रहे थे दबाव में, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। ऐप से लोन अप्लाई कर रहे हैं, यस 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 करते चले गए, पैसा जिसको चाहिए होता है हड़बड़ी में होता है, सारी कंडीशन टर्म एंड पढ़ता नहीं है, बाद में पता लगा ओहो ये तो मेरा लोन 40% पे है, वार्षिक 40%। सोचिए इतना मोटा ब्याज आदमी दे नहीं पाता, ब्याज में पूरी तनख्वाह चली जाती है या बिजनेस का पैसा, और इसलिए फिर अंतिम क्या बचा उसके पास? आत्महत्या। सरकार ने इस पर कड़े फैसले लिए। तो भारत के उद्योगपतियों को लघु उद्योग लगाने के लिए, लघु उद्योग के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बैंकों को इस तरह के निर्देश दिए कि भैया एमएसएमई सेक्टर में अगर कोई युवा आ रहा है अपना उद्योग लगाने के लिए, तो बिना गारंटी उसको मुद्रा लोन दिया जाए, 50 लाख रुपए तक की योजना बना दी। बैंकों ने खोज कर लोन दिए हैं। और इस बार जो मोदी जी का पार्ट 3 है, इसमें इस सेक्टर को और बढ़ाया जाएगा। तो चीन कहाँ टिकेगा? अभी तक प्लास्टिक की बाल्टी हो या प्लास्टिक का कंघा, या तो मोबाइल फ़ोन हो, या तो कोई भी चीज़ें, मशीनरी, वो सब चीन से आ रही थी। अब जब भारत का युवा इन चीज़ों का निर्माण करेगा, भाई उनको पहले ये इस चीज़ें की फैसिलिटी ही नहीं थी। भारत में इतना भ्रष्टाचार था कि कोई अगर उद्योग लगाना चाहता है तो बिजली का कनेक्शन चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, एमसीडी से परमिशन चाहिए, फला से परमिशन चाहिए, प्रदूषण विभाग से चाहिए, और वो इजाज़त लेते लेते ही साल निकल जाता था। पता लगा बेचारा साल भर से प्लॉट का किराया दे या बिल्डिंग का किराया दे। और इसलिए लोग सोचते थे यार छोड़ो, भारत में उद्योग करना तो बहुत टिपिकल है, चीन चलते हैं। और चीन में क्या है, आपने एक मेल भेजा, 3 से 4 दिन के अंदर आपको सारे अप्रूवल मिले, और उसके बाद अपना बिल्डिंग किराए पे ली और अपना काम शुरू कर सकते हो। लोग ज़्यादातर चीन शिफ्ट हो गए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भारत में भी सेम फैसिलिटी हो रही है, तो क्यों ना अपने ही देश में रहें, अपनों के ही बीच रहें, अपने ही देश की सेवा करें। ये जो माहौल मोदी जी ने बनाया है, इसका इफेक्ट है कि चीन के एमएसएमई सेक्टर को झटका लग रहा है और भारत का एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। इसी के कारण 100 से अधिक यूनिकॉर्न भारत में खड़े हुए पिछले 5 साल में। तो चीन को समझ में आ गया कि मोदी को रोकना नामुमकिन है, और मोदी तो आ गए तो अब क्या करें? खुद से बोलना शुरू कर दिया है कि हम तो चाहते हैं विवाद सुधरे, हम तो चाहते हैं माहौल अच्छा हो, हम तो चाहते हैं व्यापार अच्छा हो। ये भाषा चीन की बदली है। ये क्यों बदली है? जैसा मोदी जी कहते हैं, 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति है। मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया देशवासियों ने, तो दुनिया को समझ में आ गया कि ये अकेला व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे 140 करोड़ भारतीयों का प्यार है, वो शक्ति है। भले ही कुछ लोग गद्दार हैं, वो हर जगह होते हैं विरोधी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहने वालों की जो संख्या है उसमें राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो तन मन धन से देश की सेवा के लिए दिन रात तैयार हैं। मोदी जी एक इशारा करें, जैसे कभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सुनते हैं, हम तो थे नहीं उस जमाने में, कि उन्होंने नारा दिया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, जब फौज बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। ऐसा नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा पूरे देश में गूंजा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब अंग्रेजों को मार भगाने में खून देने का मतलब यह है कि तुम मेरे साथ खड़े हो गोली खाने को, तो इन अंग्रेजों को मार भगाएंगे। और इसलिए युवाओं की टोली उन सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में भर्ती हुई, उन्होंने बलिदान दिया, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। जो कहता है ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ताल, गलत। ये सुभाष चंद्र बोस ना होते तो आज़ादी ना मिलती जिस तरह से मिली है। गांधी जी का रोल हो सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, उनका भी अपना एक रोल है, उन्होंने भी आंदोलन किए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वो नेता हैं, वो नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। तो दोनों नेताओं की अलग अलग बात है। गांधी जी ने आंदोलन किए, जन जागरण किया, लोगों में भावना जगाई, वो अलग है, अहिंसा का मार्ग। और एक ये रास्ता था कि अगर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं बंदूक के बल पर, हम भारतवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो बंदूक का जवाब बंदूक से। और उस समय मैं पढ़ता हूं
कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब ये कहा कि फौज बनाने के लिए हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, अपनी खुद की करेंसी चलानी है, तो माताओं बहनों ने अपने गले के मंगलसूत्र तक निकाल कर सुभाष चंद्र बोस जी की झोली में डाल दिए थे। आज मैं वैसा ही नरेंद्र मोदी जी को देख रहा हूं। मोदी जी जो मन की बात करते हैं, करोड़ों लोग बैठकर सुनते हैं। आज मोदी जी वो नेता हैं कि यदि वो आज लाइव आ जाएं 5 मिनट के लिए कि मोदी जी का लाइव आने वाला है, सब पूरे देश में अलर्ट हो जाता है। आज मोदी जी कुछ बोलेंगे, और अगर वो ये बोल दें कि देश की रक्षा के लिए मुझे युवाओं का खून चाहिए, मैं कहता हूं मोदी जी का एक वाक्य कहने की जरूरत है। यहां करोड़ों युवा जो लाइनों में लगकर सेना में भर्ती होने को तैयार हैं, रिश्वत देकर भी। ये तो हमारा वो देश है। देश की सेवा के लिए, मर मिटने के लिए करोड़ों जवान यहां तुरंत तैयार हो जाएंगे। चीन हमारे सामने क्या टिकता है, पाकिस्तान क्या टिकता है। राष्ट्रवादी लोगों की एक लंबी लाइन लग जाएगी। भर्ती करो, पैसे भी मत देना, कोई वेतन मत देना, चना खा लेंगे, गुड़ खा लेंगे, लेकिन देश की रक्षा के लिए जरूरत है तो देश का युवा खून देने को तैयार हो जाएगा। मुझे ये विश्वास है, मोदी जी ने ये विश्वास जनता के अंदर जता दिया है कि आप यदि इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सरकार आपकी पूरी ख्याल रखेगी और आपके लिए तैयार खड़ी है। और मोदी जी अगर ये घोषणा कर दें कि माताओं बहनों, आपके प्यार से मुझे प्रधानमंत्री पद आपने सौंपा, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है इस चुनाव में, और वो ये कहें कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए मुझे हथियार और लड़ाकू विमान लेने के लिए पैसे की आवश्यकता है, सरकार के पास धन की कमी है, मैं कहता हूं वही सुभाष चंद्र बोस वाला जज्बा माताएं बहनें सब अपने गहने तक भी उसी तरह मोदी जी के नाम पर, मोदी जी पे के विश्वास पर, क्योंकि विश्वास है लोगों को कि मोदी जी एक भी रुपया किसी का बेईमानी का अपने घर परिवार वालों को नहीं देंगे, देश के हित में लगाएंगे। और ऐसा नेता युगों युगों में कभी आता है। सुभाष चंद्र बोस के बाद मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को वही सुभाष चंद्र बोस वाला नेता, वो उसी तरह का नेतृत्व मैं देख रहा हूं। तो ये जो है भारत के पास ये ताकत दुनिया देख रही है, मैं देख रहा हूं कि मुझे मोदी जी के अंदर सुभाष चंद्र बोस दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर दिखाई दे रहा है तो इस वीडियो को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये समय आपको मैं एडवांस में बता रहा हूं कि अब ये आने वाला है। देश के लिए कठिन घड़ी आने वाली है। ये देश के जो गद्दार बैठे हुए हैं देश के अंदर, ये भारत के दुश्मनों से मिलकर ये इस तरह की कोई भी गड़बड़ी करा सकते हैं। तो अंदर भी लड़ाई करनी है और बाहर हमारी सेना लड़ने को तैयार है। लेकिन ऐसे में हम सबको हमारे नेता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जिस दिन हमारा नेता नरेंद्र मोदी आह्वान करें, उनके लिए तैयार हम हैं। ये उन तक खबर पहुंचे तो इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया पर आप लिखिए, मोदी जी आप काम करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो आपकी मोदी जी तक जरूर पहुंचेगी। उनको पता लगना चाहिए कि मेरे देश के लोग किस कदर इस देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान करने के लिए तैयार हैं। अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।